हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस्ट एजुकेशन। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसके पहले हमने 2 क्लास लिया है जिसमें भोजन और पोषण के बारे में देखा गया है। हमने पहले 2 क्लास में देखा कि भोजन क्या है, भोजन का हमारे शरीर में क्या काम है, भोजन के कौन कौन से कार्य हैं, भोजन के कितने ग्रुप बनाए गए हैं और पोषण क्या है, पोषक तत्व कितने हैं, पोषण कितने प्रकार का होता है, भोजन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने पिछली क्लास में देखा है। अगर आपने पिछले 2 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये तीसरा वीडियो देखिए। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके कितने टाइप हैं, इसका हमारे शरीर में क्या उपयोग है। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आशा करते हैं कि आपको यह क्लास बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम क्या कहते हैं, CHO, इसको हम कार्बोहाइड्रेट या CHO भी कहते हैं। इसे जो है श्वेत सार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत सार। कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या कहते हैं? श्वेत सार भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, CHO भी कहते हैं, और एक नाम और भी है क्या, कार्बोज। कार्बोज भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या क्या कहते हैं? श्वेत सार कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, CHO कहते हैं और कार्बोज कहते हैं। तो इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पहले देख लेते हैं उन पॉइंट्स को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, इसका सूत्र क्या है, CH2O। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है? CH2O। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। आगे देखिए, यह एक मैक्रो अर्थात दीर्घमात्रिक पोषक तत्व है। ये क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, दीर्घमात्रिक पोषक तत्व। इसे श्वेतसार, कार्बोज, शर्करा आदि नामों से जाना जाता है। अर्थात जो अभी हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट को क्या क्या कहते हैं, श्वेतसार कहते हैं, कार्बोज कहते हैं, CHO कहते हैं, शर्करा आदि नामों से जानते हैं। यह कौन सा पदार्थ है? यह ऊर्जा देने का कार्य करता है। ये जो पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। 1 ग्राम कार्बोज से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2। 1 ग्राम कार्बोज से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह पोषण की दृष्टि से आहार में सर्वोच्च स्थान पर होता है। पोषण की दृष्टि से आहार में सर्वोच्च स्थान पर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारी भारतीय भोजन की थाली होती है उसमें ज़्यादातर देखिए तो कार्बोहाइड्रेट वाले ही भोजन ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जैसे हम लोग क्या खाते हैं, रेगुलर डाइट में क्या लेते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद हो गया। तो जो चावल है और जो रोटी है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, और ये हमारे भोजन की थाली में भी ये चावल और रोटी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। चावल की बराबर की मात्रा में दाल नहीं होता है ना, इस वजह से हम इसे सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं। देखिए आगे देखते हैं पॉइंट क्या है। आगे का पॉइंट है, यह वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? यह वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें, जैसे जंतु जगत से हमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है। मान लीजिए दूध हो गया और ये पनीर हो गया, इससे हमको कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है। लेकिन जो अक्सर कार्बोहाइड्रेट होते हैं ज़्यादातर वो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं पॉइंट क्या है। आगे का पॉइंट है कार्बन। यह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संगठन है। किसका संगठन है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संगठन है। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि ये इसका सूत्र क्या है, CH2O। CH2O, C जो हो गया कार्बन हो गया, H जो हो गया हाइड्रोजन हो गया, O जो हो गया ऑक्सीजन हो गया। तो ये किसका संगठन है? कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। देखिए इसकी रासायनिक संरचना में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है।
क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। तो हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1 है, अर्थात 2:1 होता है, जो कि जल के समान होता है। जल का सूत्र भी क्या होता है, H2O। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। और यहाँ कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है, CH2O। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। देखिए, कार्बोज के निर्माण के पेड़ पौधों में व्याप्त क्लोरोफिल नामक वर्णक पत्ते का हरा रंग इसी वर्णक के कारण होता है। अर्थात पेड़ पौधों में जो पत्ते होते हैं उनका हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण होता है। आगे देखिए, सूर्य का प्रकाश प्लस पानी प्लस CO2 से अभिक्रिया करता है। यह प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण की कहलाती है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, जब देखिए सूर्य का प्रकाश प्लस पानी प्लस CO2 से अभिक्रिया करता है तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की कहलाती है। इसी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोज की प्राप्ति होती है। जब सूर्य का प्रकाश पानी CO2 आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण हो जाता है, तो वो अभिक्रिया जो है उसके बाद कार्बोज की प्राप्ति हो जाती है। यही कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर पहुंचकर ज्वलन क्रिया के पश्चात ऊष्मा उत्पन्न करता है। यही कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारे शरीर में इसका पाचन और शोषण हो जाता है, तो हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर में कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। देखते हैं आगे, कार्बोज का सरलतम रूप क्या है, ग्लूकोज है। कार्बोज का सरलतम रूप क्या है, ग्लूकोज है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कार्बोज का रासायनिक वर्गीकरण। कार्बोज को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो देखिए, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला देख लीजिए, C6H12O6। इसमें क्या आता है, हेक्सोज। इसे क्या, मोनोसैकेराइड को क्या क्या कहते हैं, हेक्सोज कहते हैं, सिंपल शुगर कहते हैं, फ्री शुगर कहते हैं। इसके 3 टाइप हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। मोनोसैकेराइड में कितने टाइप हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, 3 टाइप हैं। ग्लूकोज जो है वो, उसको हम और किन किन नामों से जानते हैं, इसको देखिए, क्वाइनो बॉडी, करेंट एनर्जी, अंगूर की शर्करा, डेक्सट्रोज, कॉर्न शुगर, ब्लड शुगर, ये सब हम ग्लूकोज को जानते हैं। ये सब ग्लूकोज के अन्य नाम हैं। जैसे करंट एनर्जी, ग्लूकोज जो है वो तुरंत हमारे बॉडी में जाता है और तुरंत हमें एनर्जी प्रदान करता है, इसलिए इसे करंट एनर्जी कहते हैं। अंगूर की शर्करा, अंगूर में भी ग्लूकोज पाया जाता है, इसलिए अंगूर की शर्करा कहते हैं। आगे देखते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, इसमें मोनोसैकेराइड की एक निश्चित शर्करा होती है, यह जल अपघटित होने पर मोनोसैकेराइड में विभक्त हो जाता है। देखिए, मोनोसैकेराइड की मोनोसैकेराइड जो होता है एक मॉलिक्यूल से बना होता है, ओलिगोसैकेराइड जो होता है उसमें 2 अणु होते हैं और पॉलीसैकेराइड में 2 से अधिक अणु होते हैं। देखिए, जो ओलिगोसैकेराइड है इसमें मोनोसैकेराइड की एक निश्चित, मतलब एक फिक्स्ड शर्करा होती है, जो जल अपघटित होने के बाद जैसे हाइड्रोलिसिस होता है तो उसके बाद ये इसमें मोनोसैकेराइड अलग विभक्त हो जाता है और ओलिगोसैकेराइड अलग हो जाता है। ओलिगोसैकेराइड देखिए 2 पार्ट में है, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। डाइसैकेराइड जब जल क्या है, डाइसैकेराइड क्या है, जब जल अपघटन करने पर 2 अणु मोनो के प्राप्त होते हैं। जल अपघटन करने पर मोनो के 2 अणु प्राप्त होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं। डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल देख लीजिए, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है। ट्राइसैकेराइड देख लीजिए, मोनोसैकेराइड के 3 अणु प्राप्त होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ट्राइसैकेराइड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या है, रेफिनोज है, जैंसिएनोज है, जैंसिओनोज है। आगे पॉलीसैकेराइड को देखते हैं, तो पॉलीसैकेराइड में क्या है, यह
मोनोसैकेराइड के असंख्य अणु से बने होते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड के असंख्य अणु से बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, पॉलीसैकेराइड में कौन कौन से आते हैं कार्बोज। देखिए, स्टार्च है, एमिलम कहते हैं इसको, डेक्स्ट्रीन है, डेक्स्ट्रीन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, पैक्टिन। अन्य पॉलीसैकेराइड में आता है फ्रैक्टोज के अणु, फ्रैक्टोसेंस है, जो इसमें फ्रैक्टोज के अणु होते हैं। प्याज में पाया जाता है फ्रैक्टोसेंस। देखते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। अब देखिए, दूसरा क्या है, ग्लैक्टसेंस में क्या आता है, ग्लैक्टोज आता है, ग्लैक्टोज के अणु आते हैं। ग्लैक्टन्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री घास में पाए जाते हैं। तीसरा पेंटोसेंस होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं? हरे घास में पेंटोज के अणु होते हैं। पेंटोसेंस हरे घास में पाया जाता है। हेमीसेलुलोज क्या है? हेमीसेलुलोज सब्जी, दाल, अनाज के बाहरी आवरण में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कार्बोज का रासायनिक वर्गीकरण। कार्बोज कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में हमने देखा कि इसको हेक्सोज कहते हैं, सिंपल शुगर भी कहते हैं, फ्री शुगर भी कहते हैं, और इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। ग्लूकोज को क्या क्या कहा जाता है? क्वाइनो बॉडी, करंट एनर्जी, अंगूर की शर्करा, डेक्सट्रोज, कॉर्न शुगर, ब्लड शुगर। और यहाँ देखते हैं ओलिगोसैकेराइड क्या है। ओलिगोसैकेराइड में मोनोसैकेराइड के एक निश्चित शर्करा होती है जो जल अपघटित करने के बाद दिखती है। उसमें ओलिगोसैकेराइड में जो है 2 पार्ट हैं, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या है? जब जल अपघटन के बाद 2 अणु मोनो के प्राप्त होते हैं उसे डाइसैकेराइड कहते हैं। जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। और दूसरा क्या है? ट्राइसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड के अगर 3 अणु इसमें पाए गए जिसमें, तो वो ट्राइसैकेराइड के अंदर आएगा। इसके एग्जाम्पल में देखिए, इसके एग्जाम्पल में है रैफिनोज, और जेंसियनोज। एक और टाइप है इसमें टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड क्या है? मोनोसैकेराइड के अगर 4 अणु पाए जाते हैं तो टेट्रासैकेराइड के अंदर जाएगा। इसमें एग्जाम्पल में क्या है? स्टैकियोज। आगे देखिए, तीसरा क्या था? पॉलीसैकेराइड था। पॉलीसैकेराइड में क्या देखा हमने? मोनोसैकेराइड के असंख्य अणु से बने होता है पॉलीसैकेराइड। एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च है, जिसे एमिलम भी कहते हैं, डेक्स्ट्रिन है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, पैक्टिन है। और इसके अन्य पॉलीसैकेराइड में क्या है? अन्य पॉलीसैकेराइड में फ्रैक्टोसेंस है, जो फ्रैक्टोज के अणु से बनता है, प्याज में पाया जाता है। ग्लैक्टोसेंस है, जो ग्लैक्टोज के अणु में पाया जाता है, जो समुद्री घास में होता है। पेंटोसेंस है, जो हरे घास के पेंटोज के अणु से बना होता है। हेमीसेलुलोज है, सब्जी, दाल, अनाज के बाहरी आवरण में पाया जाता है। इधर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। मोनोसैकेराइड के अणुओं को जोड़ने वाला बंध क्या कहलाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये छूट गया था, इसको देख लीजिए। मोनोसैकेराइड के अणुओं को जोड़ने वाला बंध क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिड बॉन्ड। क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिड बॉन्ड। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, क्या हमने पॉइंट लिखा है? CHO के संगठन में हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के संगठन में हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही बात कही गई है। कार्बोहाइड्रेट 3 भागों में डिवाइड है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बताया गया था कार्बोहाइड्रेट के टाइप को लेकर। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, तो ध्यानपूर्वक क्लास को करते रहिए। देखिए, क्या है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में क्या क्या हमने देखा था? ग्लूकोज था, फ्रक्टोज था, ग्लैक्टोज था। ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देने वाला है। फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? तो फ्रक्टोज जो है फलों की शर्करा होती है। फ्रक्टोज किसकी शर्करा है? फलों की शर्करा है। ग्लैक्टोज
गन्ने की शर्करा है। देखिए डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड में मोनोसैकेराइड के 2 अणु पाए जाते हैं, जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। तो मोनोसैकेराइड क्या है, इसमें 2 अणु पाएंगे। देखिए इसका जल अपघटन किया गया तो क्या निकला, सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो यहाँ पर ग्लूकोज है, यहाँ पर फ्रक्टोज, तो इसके 2 अणु निकल आए ना। ऐसे दूसरा है माल्टोज है, माल्टोज में क्या मिलेगा, माल्टोज का अगर जल अपघटन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है माल्टोज का, तो उसमें कौन कौन से अणु मिलेंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज जो है, लैक्टोज का अगर जल अपघटन होता है तो उसमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज और लैक्टोज मिलेगा। लैक्टोज किसकी शर्करा होती है, ये दूध की शर्करा होती है। आगे देखिए पॉलीसेकेराइड में क्या आता है, स्टार्च आता है और एमिलम आता है। पॉलीसेकेराइड को हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, इसमें मोनोसेकेराइड के असंख्य अणु देखने को मिलते हैं। स्टार्च अर्थात एमिलम है, डेक्स्ट्रीन है। डेक्स्ट्रीन किस में होता है, अंकुरित अनाज में होता है। अनाज का बाहरी आवरण, रोटी की पपड़ी को हम डेक्स्ट्रीन कहते हैं। अंकुरित अनाज में डेक्स्ट्रीन पाया जाएगा, अनाज का बाहरी आवरण में पाया जाएगा और रोटी की पपड़ी में भी डेक्स्ट्रीन पाया जाता है। सेलुलोज अर्थात रफेज, अनाज दाल का छिलके में पाया जाता है। अनाज और दाल के छिलके में सेलुलोज पाया जाता है, जो हमारे पाचन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सेलुलोज से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ये हमारे डाइजेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखिए पॉलीसेकेराइड में क्या है, ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन कहाँ से प्राप्त होता है, प्राणिज और स्टार्च से। प्राणिज स्टार्च से प्राप्त होगा, यकृत अथवा मांस से प्राप्त होगा। आगे क्या है, पेक्टिन है। पॉलीसेकेराइड में क्या है, पेक्टिन है। पेक्टिन क्या है, फलों के गुद्दे में पाया जाता है। देखिए थोड़ा सा जान लीजिए, जो हमने ऊपर बताया वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो मोनोसेकेराइड के बारे में देखते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है। मोनोसेकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है। यह जल में घुलनशील है। इसमें कार्बोज के अणुओं में शर्करा की एक इकाई होती है। इसमें कार्बोज के अणुओं में शर्करा की एक इकाई होती है। क्या होता है, मोनोसेकेराइड में एक इकाई होती है। ग्लूकोज हो गया C6H12O6, इसका फार्मूला है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। इसे डेक्सट्रोज, अंगूर की शर्करा, कॉर्न शुगर, क्विनो बॉडी, करंट कार्बोहाइड्रेट, कोशिकीय ईंधन, ब्लड शुगर भी कहते हैं। इसको हमने ऊपर भी देखा था। कार्बोज मुख्य रूप से ग्लूकोज के नाम रूप में रक्त द्वारा अवशोषित किया जाता है। कार्बोज क्या होता है, मुख्य रूप से ग्लूकोज के रूप में हमारे बॉडी में रक्त द्वारा अवशोषित किया जाता है, इसलिए इसे ब्लड शुगर कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 80 mg एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में देखिए 80 mg पर 100 dl ऑफ ब्लड ग्लूकोज होता है। देखिए अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके बॉडी में कितना ग्लूकोज होगा, 80 mg पर 100 dl ऑफ ब्लड। जब व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत व मांसपेशियों में संग्रहित हो जाती है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारा बॉडी ग्लाइकोजन के रूप में उसको संग्रहित करके रख लेता है। हमारे बॉडी में कहाँ पर एक संग्रहित होता है, यकृत व मांसपेशियों में। ग्लूकोज का पाचन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्लूकोज का पाचन नहीं होता है। यह शीघ्र रक्त द्वारा शोषित कर ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए दुर्बल या मूर्छित व्यक्ति को ग्लूकोज का घोल दिया जाता है। क्या होता है, ग्लूकोज का पाचन नहीं होता है। यह जो है शीघ्र रक्त के द्वारा शोषित कर ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए दुर्बल और मूर्छित व्यक्ति को ग्लूकोज का घोल दिया जाता है। देखिए कभी कभी आप लोग देखते होंगे, इस टाइम तो गर्मी का महीना चल ही रहा है, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी को बहुत तेज़ गर्मी लगी और उसको चक्कर आ गया और वो गिर गया, बेहोश हो गया, तो उसको जल्दी से ग्लूकोज का पानी दिया जाता है। पानी में ग्लूकोज मिलाकर उसको पिला दिया जाता है, तो थोड़ी देर बाद वो फिर से चलने फिरने लगता है, क्योंकि उसे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है ना, इस वजह से वो तुरंत चलने फिरने लग गया।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मधुमेह में ग्लूकोज का सही रूपांतरण ग्लाइकोजन के रूप में नहीं हो पाता और मूत्र के द्वारा ग्लूकोज शरीर से बाहर निकल जाता है। मधुमेह रोगी को ग्लूकोज का रूपांतरण ग्लाइकोजन के रूप में नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें इंसुलिन नहीं बनता है और जो है ग्लूकोज जो है मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर हो जाता है। आगे देखते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इसे लेबुलोज या फल की शर्करा फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रक्टोज के क्या कहते हैं? लेबुलोज और फल की शर्करा। लेबुलोज और फल की शर्करा फ्रूट शुगर भी कहते हैं। क्या है इसमें? यह फल में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। इसको हमने अभी बताया था कि फल में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज है। तो यह फल में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज है। यह ग्लूकोज के समान ही सरल संरचना है, परंतु ग्लूकोज एल्डिहाइड समूह अर्थात CHO का है और फ्रक्टोज कीटोन समूह O का है। जो ग्लूकोज है वो किसका? एल्डिहाइड समूह का है और फ्रक्टोज जो है कीटोन समूह का है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोज के समान पके फल, पौधों के रस व शहद आदि में पाया जाता है। फ्रक्टोज जो है ग्लूकोज के समान ही पके फलों, पौधों के रस, शहद आदि में पाया जाता है। शहद में फ्रक्टोज जो है 30 से 40%, गुड़ में 8%, फलों में 2 से 5% पाया जाता है। यह भी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। फ्रक्टोज भी जो है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। फ्रक्टोज सुक्रोज शर्करा के अपघटन से प्राप्त होता है। फ्रक्टोज किससे प्राप्त होता है? सुक्रोज शर्करा के अपघटन से प्राप्त होता है। फ्रक्टोज जो है छोटी आंत में जाकर ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। फ्रक्टोज कहाँ परिवर्तित होता है ग्लूकोज में? छोटी आंत में। आगे देखते हैं ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। ये प्रकृति में कहाँ नहीं पाया जाता? स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। जब दुग्ध शर्करा का पाचन होता है तब इसका निर्माण होता है। दुग्ध शर्करा के पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु ग्लैक्टोज प्राप्त होता है। देखिए ग्लैक्टोज जो होता है वो हमारी प्रकृति में नहीं पाया जाता है। जो हम दूध इनटेक करते हैं उसमें जो शर्करा होती है, जब उसका पाचन होता है तो दुग्ध शर्करा का जब पाचन हो जाता है तो उसके एक अणु ग्लूकोज में और एक अणु ग्लैक्टोज में डिवाइड हो जाते हैं। आगे देखते हैं ग्लैक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त वाहिनियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो ग्लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज में जब परिवर्तित हो जाता है तो रक्त वाहिनियों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लैक्टोसीमिया। ग्लैक्टोसीमिया क्या है? यदि बिना ग्लूकोज में बदले ग्लैक्टोज के रूप में रक्त में मिल जाए तो ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। देखिए अगर ग्लैक्टोज बिना ग्लूकोज में बदले हमारी बॉडी में, हमारे रक्त में मिल जाता है तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? ग्लैक्टोसीमिया। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लैक्टोज ब्लड के द्वारा अवशोषित होकर मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्थान के मुख्य भाग सेरेब्रोसाइट्स मस्तिष्क को ऊर्जा का निर्माण करता है। देखो ग्लैक्टोज ब्लड के द्वारा अवशोषित होकर मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्थान के मुख्य भाग सेरेब्रोसाइट्स का निर्माण करता है। सेरेब्रोसाइट्स को हम क्या कहते हैं? मस्तिष्क का ऊर्जा। आगे का पॉइंट क्या है नोट में? इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मोनोसैकेराइड्स हैं जो ग्लूकोज के चयापचय के दौरान बनते हैं, जैसे बायोसेज, ट्रायोसेज, टेट्रासेज, पेंटासेज, हेक्सासेज। ओलिगोसैकेराइड देख लीजिए। ओलिगोसैकेराइड इसमें मोनोसैकेराइड के अणु निश्चित मात्रा में होते हैं और जल अपघटन के से मोनोसैकेराइड में अपघटित हो जाते हैं। मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड को संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। कितने टाइप के हैं? पहला है डाइसैकेराइड। क्या है? डाइसैकेराइड है ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के दो अणु होते हैं या देते हैं, उन्हें डाइसैकेराइड कहते हैं। सुक्रोज हो गया, माल्टोज, लैक्टोज। इसका हाइड्रोलिसिस हम लोगों ने देखा था।
सुक्रोज में क्या था, सुक्रोज में किसमें विभक्त हुआ था, इसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद किन दो अणुओं में टूटे थे, तो ये टूटे थे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। माल्टोज किस में टूटा था, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। इसमें कौन से दो अणु थे, ग्लूकोज और लैक्टोज। आगे देखते हैं, ट्राइसैकेराइड था। ऐसे कार्बोज जो जल अपघटन के बाद मोनोसैकेराइड के 3 अणु देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ट्राइसैकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, रेफिनोज है, जेंसियनोज है। क्या है, रेफिनोज है और जेंसियनोज है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, टेट्रासैकेराइड है। ऐसे कार्बोज जो जल अपघटन के बाद 4 अणु देते हैं वो टेट्रासैकेराइड कहलाते हैं। स्ट्रैकियोज है, स्कोरोज है, स्कोरोडोज है। क्या है, स्ट्रैकियोज है, स्कोरोडोज है। नेक्स्ट क्या, डाइसैकेराइड के प्रकार देख लीजिए। डाइसैकेराइड के प्रकार तो हम लोगों ने देखा था, और सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज थे। तो सुक्रोज के अन्य नाम जो हैं उनको भी देख लेते हैं। सुक्रोज को हम क्या कहते हैं, टेबल शुगर, गन्ने की शर्करा, चुकंदर की शर्करा, साधारण शुगर, इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। घरों में प्रयोग होने वाली चीनी का ही रासायनिक नाम सुक्रोज है। घरों में प्रयोग होने वाली चीनी का रासायनिक नाम क्या है, सुक्रोज है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुक्रोज को 200 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर गर्म करते हैं तो एक भूरे रंग के तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कैरेमल। सुक्रोज को अगर हम चीनी को, मान लीजिए चीनी को ही 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसको गर्म करते हैं तो जो भूरे रंग का तरल पदार्थ बन जाता है, जो भूरे रंग का उसमें से निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैरेमल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गन्ने में 10 से 12%, चुकंदर में 12 से 18% सुक्रोज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लूकोज के एक अणु फ्रक्टोज के एक अणु से मिलकर सुक्रोज बनता है। देखिए कैसे होता है, सुक्रोज है, एंजाइम सुक्रेज से अभिक्रिया होती है, हाइड्रोलिसिस होता है, तो 2 अणु बनते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। माल्टोज को देख लीजिए, माल्टोज क्या है, माल्टोज भी डाइसैकेराइड का एक टाइप है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे मंड की शर्करा, जौ की शर्करा, बार्ली शुगर, माल्ट की शर्करा भी कहते हैं। यह अनाज के दानों में जौ, बाजरा, ज्वार उनके अंकुरण के दौरान एमाइलेज के रूप में, एमाइलेज के द्वारा स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त होता है। माल्टोज कहाँ से प्राप्त होता है, जौ, ज्वार, बाजरा आदि उनके अंकुरण के दौरान जो एंजाइम से अभिक्रिया होती है उसके बाद हमें माल्टोज प्राप्त होता है। इसके 2 अणु कौन कौन से हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज। इसे ही शराब बनाने में प्रयोग किया जाता है। माल्टोज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, शराब बनाने में। शरीर में स्टार्च के पाचन से भी माल्टोज बनता है। जब बॉडी में स्टार्च का पाचन होता है तो भी माल्टोज का निर्माण होता है। अनाज का स्टार्च जो है एमाइलेज की उपस्थिति में पाचन क्रिया के दौरान क्या बनता है, माल्टोज बन गया। माल्टोज जो है उसके बाद माल्टेज एंजाइम से अभिक्रिया होता है, छोटी आंत में जाता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। माल्टोज ग्लूकोज में कहाँ पर कन्वर्ट होता है, वो छोटी आंत में जाके होता है। आगे देखिए, लैक्टोज है, इसे क्या कहते हैं, इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं। लैक्टोज के लैक्टिक एसिड में बदलने से दूध खराब हो जाता है। लैक्टोज अगर लैक्टिक एसिड में बदल जाता है तो मान लिया जाएगा कि दूध खराब हो गया है। यह वनस्पति जगत में नहीं पाया जाता है। इसकी प्राप्ति सभी स्तनधारियों के दूध में होती है। दूध के पाचन क्रिया में लैक्टोज का अपघटन लैक्टेज एंजाइम की सहायता से होता है। दूध के पाचन क्रिया में लैक्टोज का अपघटन कहाँ होता है, लैक्टेज एंजाइम की सहायता से होता है और ग्लूकोज ग्लैक्टोज बनता है। क्या होता है, देखिए लैक्टोज जो है लैक्टेज एक एंजाइम है, इससे अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूट जाता है तो क्या बनेगा, लैक्टोज। नेक्स्ट पॉइंट है, लैक्टोज हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रह जाते हैं और आंत में देर तक रहने के कारण लाभदायक जीवाणु को पैदा करते हैं और विटामिन बी का निर्माण करते हैं। लैक्टोज क्या करते हैं, हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रह जाते हैं, मतलब ये इनका ठहराव ज़्यादा देर तक है
और आंत में देर तक रहने के कारण एक लाभदायक जीवाणु को पैदा करते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाता है। विटामिन बी का निर्माण भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, साधारणतः यह स्त्रियों के दूध में 6 से 8% तथा गाय बकरी के दूध में 4 से 6% लैक्टोज होता है। पॉलीसैकेराइड देख लेते हैं। पॉलीसैकेराइड का फॉर्मूला है C6H10O5। यह कार्बोज की जटिल व्यवस्था है जिसमें कि शर्करा में के कम से कम 10 अणुओं या लाखों अणुओं से बनती है। पॉलीसैकेराइड किससे बनता है? मोनोसैकेराइड की कितने अणु से बनती है? ये असंख्य अणुओं से बनी होती है। कम से कम 10 अणुओं या लाखों अणुओं से पॉलीसैकेराइड बनती है। यह स्वाद में फीके होते हैं। शरीर में इनका पाचन कठिनाई से तथा कई बार अपूर्ण होता है। कई ऐसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जिनका पाचन कठिनाई से हो जाता है, लेकिन कई ऐसे पॉलीसैकेराइड हैं जिनका पाचन होता ही नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए, स्टार्च जो है, पौधों में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च होते हैं जो भोजन में ऊर्जा का मुख्य साधन है। या अनाजों, जड़ों, सूखे बीज, कच्चे तेल आदि में पाया जाता है। अनाजों में 65 से 85%, बीज व कंद में 19 से 35% तथा फल व सब्जियों में 2 से 10% स्टार्च होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह ठंडे पानी में अघुलनशील तथा गर्म पानी में इसकी कोशिका की बाहरी दीवार फट जाती है तथा अंदर से छोटे छोटे स्टार्च के कण बाहर निकल आते हैं जो पानी को सोख लेता है और फूल जाता है। यह क्रिया जिलेटिनीकरण की कहलाती है। जिलेटिनीकरण क्या होता है? चलिए इसके आगे की क्लास को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है। यहाँ से हम कल की क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी बहुत सारा पेज बचा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट में अभी हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं। देखिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।